प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार पीयूष, कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर का हिंदी विभागाध्यक्ष, कोल्हान विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों के पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काव्य या भक्ति काल पर विचार विमर्श एवं विवेचन प्रस्तुत करने आया हूँ। हिंदी साहित्य में भक्ति काल इतना महत्वपूर्ण काल है कि उसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है और उसमें जो तत्कालीन सामाजिक बुराइयां थीं, जो जातीयता थी, जो सामाजिक अलगाव था, जो सांप्रदायिकता थी और धर्म कर्म के नाम पे जो शोषण हो रहा था, जो कट्टरता थी, उसका विरोध इतने ओजपूर्ण स्वर में मिलता है कि आलोचक गणों ने भक्ति काल को भक्ति आंदोलन की भी संज्ञा दी है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे पहला मत हमें मिलता है वह जॉर्ज ग्रियर्सन का मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल की उत्पत्ति और या भक्ति साहित्य की उत्पत्ति के पीछे प्रेरणा स्रोत के रूप में कहीं न कहीं ईसाईयत है। उनका मानना यह है कि ईसा की प्रथम सदी में मद्रास के प्रेसिडेंसी तट पर एवं अन्य जगहों पर जो ईसाई आकर के बसे थे, तो ईसाईयत के अंतर्गत जो करुणा की भावना है, जो प्रेम की भावना है, जिसकी प्रतीक मदर मैरी हैं, वही करुणा और प्रेम की भावना आगे चलकर कालांतर में भक्ति साहित्य के रूप में प्रस्फुटित होती है और यह देखते ही देखते हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के साहित्यिक आकाश को मेघ खंडों की तरह छाकर आच्छादित कर देती है। यानी उनका मानना था कि ईसाईयत से प्रभावित होने के बाद यह 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत के साहित्य आकाश में यह भक्ति की प्रवृत्ति मेघ खंडों की तरह पूरे भारतवर्ष में छा गई। आचार्य हरजाजी प्रसाद द्विवेदी ने इस मत का खंडन करते हुए कहा कि यह मेघ खंड ऐसे ही अकस्मात अचानक में ही हिंदी साहित्य के आकाश पर छा गया या संपूर्ण भारत के साहित्य के आकाश पर छा गया। कहीं न कहीं परंपरा से इसके छोटे छोटे मेघ खंडों का सृजन यानी इस काव्य प्रवृत्ति का सृजन प्रारंभ हो रहा था, जिसका समय आने के बाद एक समुचित विकास हमें भक्ति काव्य के रूप में दिखाई देता है। कहीं न कहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस तरह से इसे परंपरा के आदिकाल के नाथ सिद्ध एवं बौद्ध कवियों से जोड़ते हैं और यह एक सच्चाई भी है कि नाथों बौद्धों सिद्धों जिनकी कविताओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असाहित्यिक कह करके सांप्रदायिक रचनाएं कह करके साहित्य के इतिहास से खारिज कर दिया था, उन कवियों की कविताओं की जो विषय वस्तु है और उनका जो शिल्प है, उनका जो ओज है, चाहे आप कन्हप्पा की कविताओं को देखें, चाहे सरहप्पा की कविताओं को देखें, उसमें धार्मिक कर्मकांडों का जो विरोध है, कट्टरवाद का जो विरोध है, वह कहीं न कहीं भक्ति काल के निर्गुण कवियों में भी हमें दिखाई देता है। उसी तरीके से राम भक्ति शाखा पर वाल्मीकि के अतिरिक्त कहीं न कहीं आदिकाल में शंभु की रचना का भी असर, पौम चेरेव का भी असर दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह माना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के पश्चात जो वीरगाथा काल था, भक्ति के काव्य के उद्भव के पीछे तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के रूप में
इस्लाम का आगमन था। उन्होंने लिखा है कि हताश एवं पराजित जनता वीरता के किस्से किस मुंह से गाती, उनके पास ईश्वर के शरण में जाने के सिवा और कोई अवलंब नहीं था। इसके आधार रूप में कहीं न कहीं आचार्य विठलनाथ के पिता आचार्य वल्लभाचार्य के द्वारा उस समय के युग का लिखा गया वृतांत भी आधार रूप में माना जाता है। उन्होंने लिखा था, देश पर मलेच्छों का शासन, आर्यावर्त पर मलेच्छों का शासन हो गया है, गंगादि तीर्थ नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि चूंकि वो हताश परास्त हो चुकी थी तो वीरता के किस्से किस मुंह से गाती, इसीलिए वो भगवान के शरण में भक्त कभी गए। लेकिन एक प्रश्न आलोचकों ने बाद में यह उठाया कि भाई मेरे, यह हताशा एवं पराजय से जुड़ी हुई कविता होती तो इसमें हताशा होती, पराजय होता, मृत्यु बोध होता, भय होता। इसके विपरीत यह साहस की, ओज की, विरोध की, क्षोभ की भी कविता है, जिसके कारण इसे आंदोलन कहा जाता है। तो हताश एवं पराजित जनता की चित्तवृत्ति तो यह नहीं लगती। साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हैं। अब आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण, इतिहास लिखने की जो उनकी पद्धति थी वह विधेयवादी थी। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप में वह रसवाद से भी प्रेरित थे, वैष्णववाद से भी प्रेरित थे। यही कारण है कि उन्होंने आदिकाल में जैनों, नाथों, सिद्धों का, चूंकि वह उनके वैष्णवी चिंतन के खिलाफ पढ़ते थे तो प्रामाणिक होते हुए भी साहित्य के इतिहास से खारिज कर दिया था उन्हें धार्मिक रचनाएं कह करके। इसके अतिरिक्त जो उनके इतिहास लेखन का जो काफिला है, जो ढांचा है, जो शिल्प है, वह विधेयवादी शिल्प है। और विधेयवादी शिल्प के जन्मदाता यूरोपीय साहित्य इतिहास लेखक टेन थे और उन्हें ही यूरोप में साहित्य के इतिहास का प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार माना जाता है। उनका दृष्टिकोण विधेयवादी था, जिसे पॉजिटिविज्म कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि साहित्य जो है अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवेश का अंधा अनुकरण करता है। वो कहीं ना कहीं सामाजिक राजनीतिक इतिहास को कारण और साहित्य को कार्य मानते हैं और तत्कालीन राजनीतिक इतिहास और तत्कालीन साहित्य दोनों के बीच में जड़ सूत्रवादी ढंग से कारण कार्य का संबंध निरूपित कर देते हैं। इसी दृष्टिकोण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी होने के कारण उस समय के राजनीतिक स्थितियों के साथ इसको जोड़ा और इसे मुगलों के शासन की प्रतिक्रिया के रूप में देखा। अब वैसी हालत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और बाद में अन्य आलोचकों ने भी इसका विरोध किया। इन्होंने तर्क दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं अपने इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजयो लायो रामानंद, कि अलवार, नैनार, पेरियार आदि संतों के माध्यम से यह सर्वप्रथम दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। तत्पश्चात रामानंद के 12 शिष्यों के माध्यम से यह दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर अग्रसर होती है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रश्न उठाया कि भाई, दक्षिण में तो मुगलों का शासन नहीं था, दक्षिण तो उस समय निरापद था, तो ऐसा कैसे हो गया कि शासन उत्तर भारत में था और प्रतिक्रिया कहीं और दक्षिण भारत में हुई?
सामान्य दृष्टिकोण से भी यदि हम तर्क दें तो यदि पैर में चाकू लगे तो पैर में रक्त बहना चाहिए, सर में तो नहीं बहेगा। तो इस दृष्टिकोण से जो यह मान्यता थी और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी मानते थे कि भक्ति दृढ़ उपजयो लायो रामानंद, यानी भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई, इसे उत्तर भारत में रामानंद जी के शिष्य लेकर के आए। तो इस तर्क के आधार पर भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे खारिज किया और यह कहा कि यदि मुसलमान ना आए होते तो भी हिंदी साहित्य के इतिहास का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि अभी है। इसके साथ साथ एक प्रश्न आलोचकों ने यह भी उठाया कि यदि यह उनके विरोध में इस्लामी शासन की प्रतिक्रिया के रूप में पैदा होता तो यह अंतर विरोध काव्य में भी दिखाई देता, इस्लाम के विरोध में प्रतिक्रिया दिखाई देती, इस्लामी संस्कृति के विरुद्ध इसमें आक्रोश दिखाई देता। इसके ठीक विपरीत यह वह समय है जहाँ पर इन दोनों संस्कृतियों के बीच में आपसी एकता बढ़ती है, समन्वय बढ़ता है, एकता के सूत्र जो है स्थापित होते हैं। यही कारण है कि भारत की प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रोमिला थापड़ ने अपनी पुस्तक में भारत के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत एक उनका लेख है आत्मसातीकरण की कसौटी पर, जिसमें उन्होंने भक्ति काल के दौरान यह सिद्ध किया है कि इस दौरान दोनों ही संस्कृतियां, हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति, एक दूसरे के साहित्यिक और मानवीय मूल्यों को आत्मसात कर रही थी। एक दूसरे के संस्कृतियों के बीच से बिलगाव के तत्व विलुप्त हो रहे थे और समन्वय के तत्व स्थापित हो रहे थे। तो यदि वह इस्लामी शासन की प्रतिक्रिया होती तो वहाँ बिलगाव के तत्व होते, न कि समन्वय के तत्व होते। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि यदि हम इसकी उत्पत्ति को दक्षिण भारत से उत्पन्न अगर मान लेते हैं तो भी कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। बाद में आलोचकों ने यह सवाल उठाया कि यह दक्षिण भारत से यदि उत्तर भारत में आया है तो इसका अर्थ यह है कि हिंदी में यह आयातित प्रवृत्ति है, मौलिक नहीं है। तो क्या हम अपने स्वर्ण युग के कविताओं को अनुकृति माने, नकल माने, आयातित माने, हम मौलिक माने? साथ ही यह भी प्रश्न उठता है कि दक्षिण का प्रभाव भारत के जिन प्रांतों में नहीं भी पहुंचा था, चाहे वह पूर्वोत्तर क्यों नहीं हो, यह पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी में, जैसा कि जॉर्ज गियर्सन भी कहते हैं कि यह मेघखंडों की तरह छा गया। यह एक अंतर्भाषिक प्रवृत्ति थी जो भारत के सभी भाषाओं में फैली। इसका उदाहरण है कि पंजाब में हम उसी समय में देखते हैं कि बुल्ले शाह से लेकर के और बाद में बारिश शाह तक इसकी परिणति हमको दिखाई देती है। नानक हमें वहाँ दिखाई देते हैं। उसी तरीके सिंध में सचल सरमस्त दिखाई देते हैं। कश्मीर में ऋषि नूरुद्दीन लैली दीदी दिखाई देती हैं। उत्तर प्रदेश में या हिंदी में हम देख रहे हैं कि जयसी और बोधा वगैरह दिखाई देते हैं। तो इसका एक अखिल भारतीय स्वरूप विकसित नहीं होता, क्योंकि दक्षिण भारत के इन धार्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार पूरे भारत के सभी भागों में न हुआ होता। अतएव इसके अन्य कारणों की तलाश शुरू हुई। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने परंपरा का मूल्यांकन करते हुए यह बताया कि कहीं न कहीं संपूर्ण भारतीय समाज में यह एक साथ प्रकट हुई, तो उसके पीछे कारण यह था कि भारत उस समय एक राष्ट्र के रूप में भले ही इकट्ठा ना हो पाया था, लेकिन कहीं न कहीं मूल्यों के स्तर पर,
संस्कृति के स्तर पर संपूर्ण भारतवर्ष में ऐक्यता की स्थापना हो चुकी थी। उसकी वजह यह थी कि आर्थिक रूप से पूरा भारत आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ चुका था। सुदूर पूर्व की बनी हुई समानें भी पश्चिम के समुद्र से, या सुदूर उत्तर की बनी हुई समानें भी दक्षिण के समुद्र से, उसके जो है पन्ने वह विभिन्न जगहों पर जाते थे व्यापार के लिए। और साथ ही साथ एक पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत एक अंतर्वर्ती बिजनेस सिस्टम, व्यापार का क्रम लागू हो चुका था। और इसी व्यापार के क्रम में न सिर्फ साधुकड़ी भाषा का निर्माण होता है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह चेतनाओं का भी आदान प्रदान होता है और भक्ति काल की उत्पत्ति का यह एक तत्व बनता है। और हम जब यह देखते हैं कि भारत में एक तरीके से आर्थिक राष्ट्रवाद की पूर्व पीठिका बन गई थी, पूरे राष्ट्र के अंतर्गत आर्थिक कार्य व्यापार एक दूसरे के साथ जुड़ चुका था, उसी क्रम में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह आप छात्रों को बताना चाहते हैं कि दरअसल उस समय भारत में तत्कालीन अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि यदि अंग्रेज ना आए होते तो यहाँ स्वतः स्फूर्त ढंग से पूंजीवाद का विकास हो चुका होता। यानी कहीं ना कहीं प्री कैपिटलिज्म की सिचुएशन, एक प्राक पूंजीवादी आर्थिक संरचना भारत में उत्पन्न हो चुकी थी। और हम जानते हैं कि जब प्राक पूंजीवादी संरचना उत्पन्न होती है और यह पूंजीवादी संरचना जब उत्पन्न होती है तो सामंती मूल्यों से उसका टकराव होता है। फ्रांस की राज्य क्रांति, अमेरिका की राज्य क्रांति उसका उदाहरण है। यही कारण है कि फ्रांस में सामंती मूल्यों के साथ जो टकराव हुआ, फ्रांस की राज्य क्रांति के क्रम में जो बाद में रोमांटिसिज्म के रूप में सामने आया और तत्कालीन समय में हॉब्स, लॉक, रूसो आदि के सिद्धांतों के रूप में आया, जो भविष्य में काउंट के रेशनलिज्म के रूप में डेवलप होते हुए आगे जो विचारधारा बढ़ी, उसका मूल मंत्र भी स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा था। और कहीं ना कहीं यह जो नए जो आर्थिक संरचना पैदा हो रही थी, जिसमें गांवों से लोग जा कर के शहरों में रह रहे थे, वैसी हालत में जाति, धर्म की सीमाएं टूट रही थी और एक नई चेतना का आविर्भाव हो रहा था। साथ ही साथ नए नए वर्ग समूह उत्पन्न हो रहे थे। आचार्य रामविलास शर्मा के शब्दों में इन्हीं नए वर्ग समूहों और नए सामाजिक स्थितियों से उत्पन्न हुई चेतना पुंज बाद में भक्तिकालीन आंदोलन के रूप में हमारे समक्ष उद्घाटित होती है। आचार्य रामविलास शर्मा ने उल्लेख किया है कि लॉर्ड क्लाइव ने जब वह भारत आया तो ढाका, मुर्शिदाबाद, आगरा की मंडियों को देख करके कहा कि लंदन इनके सामने कस्बा लगता है। यही कारण है कि भारत में पहले यहाँ से कच्चा माल जाता था। यह बात गलत है, बल्कि यहाँ से पक्का माल पहले बाहर जाता था और बाद में यहाँ के उद्योग धंधों को अंग्रेजों ने नष्ट किया और यहाँ के कच्चा माल, सूत वगैरह जा कर के लंकाशायर, मैनचेस्टर वगैरह में बनने लगे और वहाँ से पुनः उत्पादित होकर के हिंदुस्तान के जनता के आर्थिक शोषण के रूप में, इसे एक कॉलोनी के रूप में, भारत को एक उपनिवेश के रूप में बना करके और यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने आर्थिक शोषण का चक्र बनाया। इसलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा और अन्य आलोचकों का यह मानना है कि जो नगरों का गठन हुआ, जो व्यापक पैमाने पर नगरीकरण हुआ, जो तरह तरह के लोग, जब शहर बसता है तो दस्तकार भी होते हैं, जब शहर बसता है तो कपड़ा बुनने वाले भी यहाँ आकर के आजीविका की खोज में आए, जो वणिक थे वह भी आए, जो कारीगर थे वह भी आए, जो जूता बनाने वाले थे वह भी आए, जो घड़ा बनाने वाले थे, पात्र बनाने वाले वह भी आए, जो लोहार थे वह भी आए। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह
गलत नहीं लक्षित किया है कि ज्यादातर संतों का संबंध जो है विभिन्न पेशों से और निम्न जातियों से रहा है। अब चतुर्भुज दास कुम्हार थे, कबीर दास जुलाहा थे, रैदास जो है चर्मकार थे, उसी तरीके से कुंभन दास कुम्हार थे। तो विभिन्न हम देख रहे हैं कि विभिन्न वर्गों एवं समुदाय के लोग आए। नानक जी बनिया थे। तो इनकी जो एक नई चेतना आई, वह चेतना सामंतवादी चेतना से टकराती है, और उसी सामंतवादी चेतना से टकराने के कारण वह सामंतवादी धार्मिक मूल्यों से भी टकराती है, जिसके कारण इसे एक आंदोलन भी कहा जाता है। और यही कारण है कि इन समस्त प्रवृत्तियों को देखते हुए इसके नामकरण को भक्ति काल की उत्पत्ति को आलोचक अभी आधुनिक रूप में यह मानते हैं कि भारत में जो आर्थिक विकास के कारण प्राक पूंजीवादी संरचना पैदा हुई अंग्रेजों के आगमन के ठीक पूर्व समय में, उस समय यह जो सामंत मूल्यों के विरोध में यह जो साहित्य लिखा गया, जो नई चेतना से युक्त था, और इस नई चेतना के संवाहक नई आर्थिक परिस्थितियों में नगरों में आकर के रहने वाले जो नए वर्ग समूह के लोग थे, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। और कहीं ना कहीं इसका जन्म जो है इन्हीं नवीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के गर्भ से उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि चूंकि आर्थिक दृष्टिकोण से भारत एक दूसरे से अंतर्भाषाई और तत्कालीन जो है अंतर्राज्यीय स्तर पर जुड़ चुका था, इसीलिए भक्ति काल के आंदोलन या भक्ति काल के प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार भी, उसकी व्यापकता भी पूरे भारतवर्ष के आधार पर हम देखते हैं। इसीलिए संक्षेप में जॉर्ज ग्रिशियन के ईसाइयत से प्रभावित, उसके बाद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आयातित होने का सिद्धांत, और साथ ही साथ इस्लामी प्रतिक्रिया के कारण इसके उत्पन्न होने का सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों को खारिज करते हुए अभी वर्तमान समय में जो आधुनिक आलोचक गण हैं, चाहे वह रामविलास शर्मा हो, चाहे वह विश्वनाथ त्रिपाठी हो, चाहे वह डॉक्टर नामवरसी हो, उन सभी का यह मानना है कि भारत में 12वीं शताब्दी के बाद से ही जो नगरीकरण प्रारंभ हुआ, उस नगरीकरण के कारण जो नए वर्ग समुदाय और एक नए सामाजिक बोध का उद्भव हुआ, वही सामाजिक बोध भक्ति आंदोलन काव्य के रूप में हिंदी साहित्य के आकाश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य के आकाश में प्रबल मेघ खंडों की तरह छा गया। धन्यवाद।